फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आएगा करंट अफेयर्स में। राष्ट्रीय हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय में भी कुछ हो गया है टॉपिक। तो नेक्स्ट है हम लोग का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। इसको देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 को देखते हैं। अगस्त 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 WGI 2024 जारी किया गया। WGI 2024 जो है उदारदाता जेनरोसिटी से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। WGI जो है चैरिटी एड फाउंडेशन CAF ने इसको जारी किया था और यह वैश्विक जो प्रवृत्ति है उस पर प्रकाश डालता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि WGI जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है 2024 में विश्व के कुल 142 देशों को शामिल किया गया। विश्व के कुल 142 कंट्री शामिल हुए और इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे अधिक उदार देश बना है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर रहा 142 देशों में, और वहीं भारत WGI में रहा है 26 नंबर पे। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया पहले पे और भारत रहा है 26 स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में की रैंकिंग में अंतिम जो 4 देश हैं उसमें कौन है, तो लास्ट के 4 देश में है पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया अंतिम 4 देश हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 का शीर्ष 3 देशों का सूची दिया गया, जिसमें पहला इंडोनेशिया है 74 स्कोर के साथ। तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया याद रख कर लेना है WGI में, और दूसरे पे केन्या, तीसरे पे सिंगापुर। तो प्रथम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम है इंडोनेशिया। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडलाइन है विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें। तो ये न्यूज है, ये टॉपिक है हम लोग का, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें। तो इससे संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी डिटेल है, इसको देखते हैं। तो विश्व की 10 बड़ी कोयला खदान में ऐसा अनुमान है कि कोयला अगले 2 दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ या बैकबोन बना रहेगा। कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन है वो देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% है, तथा सबसे ज्यादा कोयला से ही विद्युत उत्पादन होता है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला गैसीकरण मिशन, कोल गैसिफिकेशन मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला क्लीन कोल पहले भी लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य है कि जो सतही कोयला है, लिग्नाइट है, उसका गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करना है। तो 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करना है। भारत में जो गैसीकरण तकनीक है उसको अपनाने के फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। भारत में गैसीकरण तकनीक को अपनाने के बाद क्या होगा, कोयला क्षेत्र में क्रांति आ जाएगा, और इससे प्राकृतिक गैस, मिथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही उत्सर्जनों में भी कटौती होगी। तो जो गैसीफिकेशन है, गैसीफाई है, उसमें क्या होगा, तो प्राकृतिक गैस, मिथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर इससे क्या हो जाएगा, निर्भरता कम हो जाएगी भारत का, और उत्सर्जन गैसों में भी कटौती होगी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। तो ये है कि जुलाई 2024 में worldAtlas.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की है। worldAtlas.com ने विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान का सूची जारी किया, और उसमें जो अमेरिका में स्थित है ब्लैक थंडर माइन, तो ब्लैक थंडर माइन जो है उसको विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान कौन है, अमेरिका में स्थित ब्लैक थंडर माइन। और वर्ष नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित कि वर्ष 2023 में इस ग्रीन फील्ड खदान द्वारा अनुमानित 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। और जो ब्लैक थंडर माइन है ना, उससे अमेरिका में स्थित ब्लैक थंडर माइन से 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। इस खदान द्वारा कम सल्फर, लो सल्फर युक्त सब बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो सब बिटुमिनस कोयला निकलता है
नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी जो कोयला खदान है उनमें से 2 खदानें भारत में स्थित है। तो टॉप 5 जो वर्ल्ड की कोयला खदान है उनमें से 2 तो भारत में ही स्थित हैं। और इस सूची में है गेवरा ओपन कास्ट खदान गेवरा ओशिमाई, जिसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला स्थान मिला है ब्लैक थंडर माइन को, जो कि अमेरिका में है, और दूसरा स्थान मिल गया है गेवरा ओपन कास्ट खदान को, गेवरा ओपन कास्ट खदान को, जो दूसरे स्थान पे है। और ये जो गेवरा ओपन कास्ट खदान है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है। तो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गेवरा ओपन कास्ट खदान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस खदान का जो स्वामित्व है वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। तो कोल इंडिया का लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के पास है इसका स्वामित्व इस खदान का गेवरा का। नेक्स्ट है कि गेवरा जो ओशी है खदान, इसकी वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता कितना है? तो 70 मिलियन टन है। तो एक साल में 70 मिलियन टन कोयला निकालता है। इस खदान ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। 23-24 के दौरान 59 मिलियन कोयले का यह उत्पादन किया, और इस प्रकार यह भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान भी है गेवरा ओशी, जो कि कोरबा में है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्वामित्व है इसका स्वामित्व किसको है? SCCL को है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को, जो कि कोल इंडिया का एक सहायक कंपनी है। इस खान का जो संचालन है वो वर्ष 1921 में प्रारंभ हुआ था। गेवरा का संचालन 1981 में गेवरा का जो संचालन वो 1981 में प्रारंभ हुआ था, और इस खदान में अगले 10 वर्षों के लिए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त कोयला भंडार भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे इतना कोयला है कि भारत का अगले 10 वर्षों तक जितना ऊर्जा आवश्यकता है उसको अकेले ये पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है worldatlas.com द्वारा जारी सूची में कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान। तो कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान को चौथा स्थान मिला है। तो टॉप 5 में भारत के 2 हैं। पहला था गेवरा जो दूसरे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे है कुसमुंडा ओपन कास्ट। तो कुसमुंडा भी कहाँ है? यह भी छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। गेवरा भी छत्तीसगढ़ के कोरबा में था और कुसमुंडा भी छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। नेक्स्ट है कि इस खदान का जो स्वामित्व है वो भी SCCL के पास है। SCCL के पास है कुसमुंडा का भी। इस खदान ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 50 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। गेवरा ओशी खदान के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी खदान बन गई है यह कुसमुंडा। नेक्स्ट है कि गेवरा ओशी खदान और कुसमुंडा ओशी खदान संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन का अधिक कोयले 100 मिलियन टन से भी अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? 10% है। 100 मिलियन टन से ये अधिक कोयला निकालते हैं दोनों मिलके, जो भारत का जितना भी उत्पादन है उसका 10% है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपरोक्त दोनों खदानों में विश्व की कुछ सबसे बड़ी अत्यधिक उन्नत खनन मशीनें माइनिंग मशीन्स भी तैनात की गई हैं। ऐसी ही एक मशीन है सरफेस माइनर, और यह मशीन बिना विस्फोट किए ही कोयले का निष्कर्षण और कटाई करती है, जिससे पर्यावरण अनुकूल खनन कार्य सुनिश्चित होता है। सरफेस माइनर से पर्यावरण अनुकूल खनन कार्य होता है और यह बिना विस्फोट किए ही कोयले का निष्कर्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि भारत के प्रमुख कोयला जो उत्पादक राज्य हैं उनमें है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो worldatlas.com की विश्व की 5 जो सबसे बड़ी खदानें हैं उसमें देख लेते हैं। 2 तो हो गया, दूसरा और चौथा वाला भारत का। बाकी पहले पे हो गया ब्लैक थंडर माइन जो कि अमेरिका में है, गेवरा भारत में है, और तीसरा नंबर पे है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल माइन, ये भी अमेरिका में है। तो 2 अमेरिका के हो गए और 2 भारत के हो गए। और कुसमुंडा भारत के है, और लास्ट वाला जो है नॉर्थ शांसी माइन, तो ये चीन का है। नॉर्थ शांसी माइन चीन का है, और नॉर्थ एंटेलोप रोसेल माइन कहाँ का है? अमेरिका का। नॉर्थ शांसी हो गया चीन का, नॉर्थ एंटेलोप हो गया अमेरिका का। गेवरा कुसमुंडा तो पता है भारत का, और ब्लैक थंडर अमेरिका। आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। तो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है 46 नंबर का सेशन है, वह 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो जो विश्व धरोहर समिति है उसका 46वां सत्र जो हुआ है वो भारत मंडपम जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर IECC नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया। यह पहला अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की है। तो इसके पहले भारत नहीं किया था, ये फर्स्ट है विश्व धरोहर समिति का मेजबानी किया। भारत में विश्व धरोहर समिति के 46वां जो सत्र हुआ है उसके आयोजन के लिए भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और इससे संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। जो संस्कृति मंत्रालय और ASI नोडल एजेंसी बनी और 46वें सत्र का आयोजन भारत मंडप में किया गया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम जो भी है। तो 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया और उद्घाटन समारोह के अवसर पे दिए गए अपने संबोधन में पीएम ने विकास भी और विरासत भी विषय थीम पे प्रकाश डाला। तो इसके उद्घाटन किया और इसमें इन्होंने एक संबोधन किया, विकास भी और विरासत भी, इस थीम पे प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र वर्ल्ड हेरिटेज को $1 मिलियन के अनुदान की भी घोषणा की। विश्व धरोहर केंद्र को पीएम ने $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की और इस योगदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योगदान से विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को लाभ प्राप्त होगा। $1 मिलियन जो USD का $1 मिलियन का जो अनुदान दिया गया है भारत के द्वारा वो वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों को लाभ प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में यूनेस्को के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले, तो यूनेस्को के निदेशक जो है आंद्रे अजोले, इन्होंने भी भाग लिया था। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंग के रूप में धरोहर प्रबंधन हेरिटेज मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को समर्पित कई मंचों का भी आयोजन किया गया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि इनमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन शामिल है। ये 46वें सत्र जो भारत मंडप में हुआ है तो उसमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम शामिल किया गया तथा हेरिटेज साइट मैनेजर्स, तो मैनेजर्स को और यंग को इसमें शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में पीएम द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में युवा जो पेशेवर हैं उनके लिए विश्व धरोहर प्रबंधन में एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा कि जो भी युवा पेशेवर है इसमें तो उनको विश्व धरोहर प्रबंधन वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम होगा, अर्थात उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 46वां सत्र जो भारत मंडप में हुआ उसमें विश्व के 24 विभिन्न स्थलों को भी सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के। आगे देखते हैं। तो इन जो 24 नए स्थल थे उसमें से 19 जो है वो सांस्कृतिक कल्चरल स्थल हैं और 4 जो हैं प्राकृतिक हैं और 1 है मिक्स्ड है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों चीजें हैं। जो 24 नए स्थलों में से 19 हो गया सांस्कृतिक और 4 हो गया प्राकृतिक और 1 हो गया मिक्स्ड। आगे देखते हैं। तो इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़ के 1223 हो गई है। तो नए स्थलों को शामिल कर लेने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है?
तो ये हो गई है 1223। तो टोटल 1223 स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1223, इसको याद रख लेना है कि 1223 या 1223 या 1223 कैसे भी करके ये क्या है। तो 1223 विश्व के विरासत स्थल में कितने साइट को जोड़ दिया गया है, 1223 या 1223। विश्व धरोहर स्थल की समिति के 46वां जो सत्र है उस दौरान 26 जुलाई 2024 को असम जो भारत स्थित है मोइदम्स, असम में है मोइदम्स, जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। तो अहोम राजवंश का जो टीला दफन प्रणाली है मोइदम्स, इसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो यूनेस्को की जो 46वां सत्र था उसमें मोइदम्स की टीले को भी शामिल करने की घोषणा की गई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो यह जो मोइदम्स है वो भारत का 43वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल बन गया है, 43 नंबर का। साथ ही यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल बन गया है। तो भारत का 43 नंबर का मोइदम्स और असम राज्य का सिर्फ ये तीसरा स्थल है। इसके पहले असम में स्थित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। काजीरंगा को भी शामिल कर लिया गया, मानस को भी शामिल कर लिया गया है और अभी मोइदम्स को भी शामिल कर लिया गया। उपर्युक्त दोनों स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी नेचुरल कैटेगरी के अंतर्गत वर्ष 1985 में ही मानस को और काजीरंगा को धरोहर में सूची में शामिल किया गया, जबकि मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी कल्चरल कैटेगरी के में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि स्पष्ट है कि जो मोइदम्स है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है, क्योंकि इसके पहले दो जो काजीरंगा और मानस है ये दोनों क्या थे, प्राकृतिक थे। आगे देखते हैं विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में डिटेल से देखते हैं। विश्व धरोहर अभिसमय, तो विश्व धरोहर अभिसमय क्या है। विश्व धरोहर जो अभिसमय है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, इसको औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय या कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इस नाम से जाना जाता है कि वैश्विक सांस्कृतिक कल्चरल और प्राकृतिक धरोहरों को ये संरक्षण प्रदान करेगा। इस समय को इस कन्वेंशन को यूनेस्को की आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत एडॉप्टेड किया गया था। तो यूनेस्को के जो आम सम्मेलन हुआ था 16 नवंबर 1972 को, इसी समय अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को। कौन सा, तो विश्व धरोहर कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को। नेक्स्ट है कि यह जो अभिसमय है यह प्रथम 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन रेटिफिकेशन किए जाने के बाद वर्ष रेटिफिकेशन किए जाने के बाद वर्ष 1975 में लागू हुआ था। तो ये जो कन्वेंशन है वो 20 लोग इसको सपोर्ट किए थे और इसके बाद 1975 में जाके यह लागू हो गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकार देशों की कुल संख्या 196 हो गई है, अर्थात अब विश्व के 196 कंट्री इसके समर्थन में है, जबकि उस टाइम 1972 में मात्र 20 देश थे। नेक्स्ट है कि भारत भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। 1975 में लागू होने के बाद 2 साल के बाद भारत ने भी इसको सपोर्ट कर दिया था। लोगो इसका है, देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का लोगो क्या था, तो लोगो था कर्नाटक में स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह। तो कर्नाटक के हम्पी में जो स्मारक है उनके समूह का लोगो बनाया गया था 46वें सत्र में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी इनसे प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। इन लोगों में से हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ स्टोन कैरियोट को प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। तो ये जो लोगो था उसमें विजय विट्ठल मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तो विजय विट्ठल मंदिर है, उसके सामने एक पत्थर का रथ है, उसको प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि इस जो लोगो है, ये जो लोगो है इसमें प्रतीक चिन्ह की टैगलाइन है कि सह नौ यशः। इस लोगो में प्रतीक चिन्ह की टैगलाइन है सह नौ यशः, सह नौ यशः इसकी टैगलाइन है, इसकी लोगो है। इस लोगो में प्रतीक चिन्ह की टैगलाइन है सह नौ यशः। यह टैगलाइन जो है वो संस्कृत में है, यह जो टैगलाइन है वो संस्कृत में है, जिसका हिंदी में अर्थ है हमारा गौरव बढ़े। यह टैगलाइन जो है सह नौ यशः, तो इस संस्कृत में और इसके हिंदी में अर्थ है हमारा गौरव बढ़े, मे आवर ग्लोरी ग्लो। उल्लेखनीय है कि यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। तो सह नौ यशः तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है और यह संस्कृत में है। मोइदम्स जो असम का है, जिसको भारत का 43वां यूनेस्को में जगह मिला है 43 नंबर का, उसके बाद हम डिटेल से देखते हैं। तो जो मोइदम्स है वो असम के चराईदेव जिले में स्थित है। असम के चराईदेव जिले में स्थित मोइदम्स पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मोइदम्स वास्तव में टीले नुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। तो टीले नुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था है। और जो चराईदेव जिला में है और पूर्वी असम में पटकाई की पर्वतमाला के तलहटी में ये है। पटकाई पर्वतमाला है, उसके तलहटी में लोगों को दफनाया जाता था, अहोम राजवंश के लोगों को। इन्हें ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ताई अहोम जो हैं वो लोग 13वीं शताब्दी में राजकुमार शिव खाफा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर बस गए थे। ये लोग जो है ना ताई अहोम लोग, ये लोग चीन से आए थे, आकर के वर्तमान असम में बस गए थे 13वीं शताब्दी के आसपास। और ये राजकुमार का नाम क्या था? तो शिव खाफा। तो राजकुमार थे शिव खाफा, इनके नेतृत्व में चीन से आकर के लोग असम में जाकर बस गए थे। 13वीं शताब्दी AD से लेकर के 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम जो है, इन लोगों ने चराईदेव में मोइदम्स या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर, होम फॉर स्पिरिट का निर्माण किया था। तो चराईदेव जिले में जो है पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी के नीचे जो है इन लोगों ने अपना टीले नुमा, पटकाई पहाड़ी है उसके नीचे टीले नुमा अपना दफन का आत्मा के लिए घर, होम फॉर स्पिरिट का निर्माण किया था कि वहाँ पे इन लोगों का आत्मा निवास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताई अहोम लोगों ने अपने राजाओं को दिव्य डिवाइन मानते थे। ताई अहोम लोग अपने राजाओं को दिव्य या डिवाइन मानते थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शाही रूप से दफनाने के लिए मोइदम्स का निर्माण करके एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा का विकास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन जो गुम्बदकार टीला है, इसका निर्माण प्रारंभ में लकड़ी से और बाद में पत्थर एवं पकी हुई ईंटों का उपयोग करके किया गया। तो जो गुम्बद का टीला बना तो स्टार्टिंग में इसका जो अंदर का पार्ट है, शुरुआत है वो लकड़ी से है, उसके बाद में पत्थर लगाएगा, उसके बाद पकी हुई ईंटें लगाएंगे। इसी संबंधित विवरण जो है अहोम के पारंपरिक प्रमाणिक साहित्य है। अहोम का एक साहित्य है चांगरुंग फुकन। तो अहोम का पारंपरिक और प्रमाणिक साहित्य है जिसका नाम है चांगरुंग फुकन। उसमें अहोम के पारंपरिक इसका इतिहास मिलता है, दिया गया। चराईदेव के मोइदम्स की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फ़ायरों के पिरामिडों से की जा सकती है। तो मोइदम्स की तुलना चीन के जो शाही मकबरे बनाए गए हैं उनसे और मिस्र के फ़ायरों के पिरामिड जो हैं उससे भी की जा सकती है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या शीर्ष 6 जो देश हैं कि किस देश की कितने स्थलों को मान्यता मिली है। तो अब तक टोटल कितने हो गए हैं? तो टोटल यूनेस्को में शामिल स्थलों की संख्या 12-23 है। उन 12-23 में से देखते हैं किस देश की कितने स्थल को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इटली के स्थलों को मिला है 60। इटली में स्थित 60 स्थल है, इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 12-23 में से 60 इटली के हैं। चीन के हैं मात्र एक कम, 59 है। जर्मनी के 54, फ्रांस के 53, इतना सारा नहीं याद करना है। भारत का मेन है, भारत का याद रख लेना है 43। और जो मोइदम्स है इसको 43वां स्थान पे है और पहले पे है इटली, दूसरे पे चीन, बस इतना है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका नोट है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में जो भारत है वो विश्व में छठे स्थान पे है। तो 43 धरोहर स्थलों के साथ भारत क्या है, छठे स्थान पे है। इसमें पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 13 स्थलों को शामिल किया गया है। तो पिछले 10 सालों में भारत के 13 स्थल और शामिल किया गया और इस प्रकार से 30 से हो गए 43। आगे देखते हैं, विश्व धरोहर स्थल में कुल 43 जो हैं उनके देख लेते हैं नाम के कौन से हैं और उनको कब शामिल किया गया था। तो पहला है आगरा का किला। फर्स्ट तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको मिला था 1983 में। दूसरा है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इनको भी 1983 मिला। और एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में 1983। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। तो इन 4 स्थलों को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पहला हो गया उत्तर प्रदेश में 2 हैं, तो 2 को उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा का किला और ताजमहल। ताजमहल और आगरा इन दोनों को, और महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा को, ये चारों को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके 1 साल के बाद तमिलनाडु के हैं एक, और उड़ीसा में 1984 में शामिल किया गया है महाबलीपुरम के स्मारक को, और दूसरा है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 1984 में, और महाबलीपुरम में स्मारक का समूह 1984 में। एक का क्वेश्चन से कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा साइट को कब शामिल किया गया, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसको देखते हैं। महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी 1984 में शामिल किया गया, और सूर्य का मंदिर कोणार्क को 1984 में 2 को शामिल किया गया। इसके पहले 4 थे 83 में। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है 1986 में। तो 1986 में भी 4 शामिल हुए हैं। 1986 में गोवा का चर्च गेट, फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है, हम्पी का स्मारक जो कर्नाटक में है, और जो इस बार लोगो भी रहा है 46वें सत्र का। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये 4 को 1986 में शामिल किया गया था। गोवा का चर्च गेट, फतेहपुर सिकरी, हम्पी का स्मारक, खजुराहो का स्मारक, हम्पी स्मारक, खजुराहो स्मारक, फतेहपुर सिकरी और गोवा चर्च गेट, सब 1986 में शामिल हुआ। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है अजंता एलोरा। तो 1983 में ही शामिल हो गया था। अब है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की गुफा शामिल हुआ 1987 में। एलिफेंटा की गुफा 1987 में शामिल हुआ था, और महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद 1987 में महान जीवित चोल मंदिर भी शामिल हुआ है, और उसके बाद पुनः यह 2004 में भी शामिल किया गया। तो महान जीवित चोल मंदिर को तमिलनाडु का 1987 में शामिल किया गया, फिर 2004 में। आगे देखते हैं, तो 1987 में भी 2 हो गए। आगे देखते हैं, पत्तदक्कल में स्मारक का समूह। तो पत्तदक्कल में स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में स्थित है, इसको 1987 में शामिल किया गया। 1987 में पत्तदक्कल में स्मारक का समूह जो कि कर्नाटक, हम्पी का स्मारक भी कर्नाटक में, और पत्तदक्कल का स्मारक भी कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है सांची में बौद्ध स्मारक। तो सांची का जो बौद्ध स्मारक है ये मध्य प्रदेश में है, इसको 1989 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है। तो इसको कब मिला था, यूनेस्को में शामिल हुआ था 1993 में। ये सब अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये सारे के सारे सांस्कृतिक स्थल हैं। तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये इसको मिला था 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। कुतुब मीनार और उसके स्मारक को भी 1993 में, 93 में 2 को हुआ है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। नेक्स्ट है 17 नंबर पे भारत का पर्वतीय रेलवे। तो पर्वतीय रेलवे में है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी, तमिलनाडु, कालका, शिमला, हिमाचल प्रदेश इत्यादि। 3 को 1999 में, और दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का 1999 में, नीलगिरी तमिलनाडु का 2005 में, और जो हिमाचल प्रदेश में है वो 2008 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर को एक किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो इसको कब शामिल किया गया था, बोधगया में महाबोधि मंदिर को, तो 2002 में। बिहार के महाबोधि गया मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट है भीमबेटका के
रॉक शेल्टर। तो भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो है ये मध्य प्रदेश का है, इसको 2003 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। तो भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो मध्य प्रदेश का है वो 2003 में शामिल हुआ। वहीं बोध गया का महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल हुआ था। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में स्थित है और इसको 2004 में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में है, इसको 2004 में शामिल किया गया चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को। 21 नंबर पे है कि छत्र, एक्चुअली ये नंबरिंग ऐसे नहीं है, ये सांस्कृतिक स्थल के रूप में अरेंज किया गया है। तो नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना गया, ये महाराष्ट्र में है, इसको भी 2004 में शामिल किया गया। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल किया गया और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी 2004 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि लाल किला परिसर। तो लाल किला परिसर दिल्ली में स्थित है, इसको 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो लाल किला रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर का। तो जयपुर का जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया, लाल किला को 2007 में और जंतर मंतर जयपुर को 2010 में। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे जो पहाड़ी किले उनको शामिल किया गया था 2013 में। तो राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो 2013 में शामिल हुए थे। कौन है? तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, आमेर है और गागरान है, जो राजस्थान के सब किले हैं। इन सबको कितना हो गया ये? तो 1 2 3 4 5 6 स्थान है राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको 2013 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है रानी की वाव। तो रानी की वाव जो रानी की बावड़ी पाटन गुजरात में स्थित है, इसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो रानी की वाव या रानी की बावड़ी गुजरात में स्थित है, इसको 2014 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है नालंदा बिहार में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है उसको 2016 में शामिल किया गया। बिहार संबंधित है इसलिए बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बोध गया जो मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, उसको शामिल 2002 में किया गया था। वही नालंदा जो महाविहार है उसको 2016 में। तो बोध गया 2002 में और नालंदा महाविहार 2016 में, इसको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ला कार्बूजियर का वास्तुकला वास्तुशिल्प कार्य। ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्प कार्य जो है वो आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान दिया। ये चंडीगढ़ में स्थित है और इसको भी 2016 में शामिल किया गया था। किसके साथ? तो बिहार के नालंदा महाविहार के साथ। बिहार के नालंदा महाविहार के साथ ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प कार्य द्वारा आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान चंडीगढ़ को भी 2016 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो गुजरात में है, इसको भी 2017 में शामिल किया गया है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो गुजरात में है, इसको भी 2017 में शामिल कर दिया गया है। अहमदाबाद एक शहर के रूप में 2017 में शामिल हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि शहर को ही शामिल किया गया। नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट और डोको एसेंबल्स। तो इसको शामिल किया गया महाराष्ट्र का और 2018 में है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स को 2018 में शामिल किया गया। अहमदाबाद को 2017 में। जयपुर जो है, जयपुर राजस्थान का शहर जो है, ये 2019 में। तो 2017 में अहमदाबाद और 2019 में एक साल के बाद जयपुर शहर को ही घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है धौलावीरा, एक हड़प्पा कालीन शहर है, इसको गुजरात में स्थित है और इसको भी 2021 में शामिल किया गया यूनेस्को में। धौलावीरा जो गुजरात का है 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का है और ये धौलावीरा के साथ ही 2021 में शामिल हुआ। तो धौलावीरा गुजरात 2021 में शामिल हुआ और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में, ये भी 2021 में शामिल हुआ है। इसके बाद 2023 का देखते हैं। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का 2023 में, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक हैं, ये दोनों को 2023 में शामिल किया गया।
तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल का है और होयसल का पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक का है, इन दोनों को भी 2023 में शामिल कर दिया गया। और लास्ट अभी जो 2024 में शामिल हुआ है वो हुआ है मोइदम्स जो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। तो आगे देख लेते हैं, जो ये हो गया सांस्कृतिक स्थल थे 35 हो गया। तो टोटल भारत के 35 जो सांस्कृतिक स्थल है उनको मिला है यूनेस्को में। और प्राकृतिक स्थल को देखते हैं, तो प्राकृतिक स्थल कितने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसको 1985 में शामिल किया गया जो कि प्राकृतिक है। 1985 में मानस को भी शामिल किया गया जो असम में है और ये भी प्राकृतिक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का, ये भी 1985 में इसको भी शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का, इसको 2 साल के बाद 1987 में शामिल किया गया है सुंदरवन को। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है, इसको 1988 में, नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी इसको 2005 में। तो इन दोनों को भी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी उत्तराखंड का 1988-2005 में शामिल कर दिया गया यूनेस्को में। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में आते हैं कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसको 2012 में शामिल किया गया। तो 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण हिमाचल प्रदेश को 2014 में। तो टोटल 7 हो गए, 35 हो गए थे सांस्कृतिक स्थल, 7 हो गए प्राकृतिक स्थल, तो 35 7 हो गए 42 और एक मिश्रित स्थल है 43 नंबर का। तो टोटल मिला के 43 हो गए, एक मिश्रित स्थल है। और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिश्रित स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, इसको 2016 में शामिल किया गया। तो 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है इसको शामिल किया गया है। और 2016 में ही नालंदा को भी शामिल किया गया था और चंडीगढ़ में भी ला काबूजे द्वारा बनाया गया था, उसको भी शामिल किया गया। आगे देखते हैं हम विश्व धरोहर। अभी से में विश्व धरोहर कन्वेंशन का 196वां पक्षकार देश कौन बना है। तो 22 जुलाई 2024 को नाउरू जो गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ नाउरू है, उन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन का रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन के दस्तावेज को यूनेस्को के महानिदेशक हैं अभियांद्रे एजुलो इनके समक्ष आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत कर दिया है, अर्थात समर्थन कर दिया है नाउरू। और जब ये बना था 75 में लागू हुआ था, 72 में मात्र 20 देश ने इसको सपोर्ट किए थे और 75 में लागू जब हो गया तो फिर भारत 77 में सपोर्ट किया। उसके बाद अब तक लगभग क्या टोटल 196 कंट्री इसके सपोर्ट में है और 196 जो कंट्री है नाउरू है। इस प्रकार वह विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार देश बन गया है। इस प्रकार विश्व धरोहर अभिसमय विश्व के सर्वाधिक अनुसमर्थित अभिसमयों में से एक बन गया, अर्थात कि सबसे अधिक सपोर्ट करने वाले विश्व के देश हैं तो वो हैं 196, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी संस्था को सपोर्ट करने के लिए, और वो है 196 नाउरू बन गया है। तो विश्व धरोहर के 196 देश अभी विश्व की सपोर्ट कर रहे हैं। आगे है परियोजना, तो परियोजना को देखते हैं। प्रोजेक्ट परी जो है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है परियोजना। और इस पहल का जो कार्यान्वयन है वो ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला अकादमी संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। तो जो परियोजना है, इस परियोजना का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। परी का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अनुसार केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस परियोजना को सपोर्ट किया है, प्रारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि आधुनिक जो तकनीक है, अभी मॉडर्न में बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उनके विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की जो कलात्मक धरोहर है, लोक कला है, लोक संस्कृति है, इनसे प्रेरणा लेने वाली लोक कला पब्लिक आर्ट को सामने लाना है। प्रोजेक्ट परी के माध्यम से एक ही मंच पे विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें शामिल है
जिनमें शामिल है फर चित्रकला, फर पेंटिंग्स, राजस्थान का जो है फर चित्रकला, फर पेंटिंग्स और थंगका पेंटिंग जो कि है सिक्किम लद्दाख का। तो ऐसे हो सकता है एग्जाम में पूछे कि थंगका पेंटिंग कहाँ का है, तो थंगका पेंटिंग है सिक्किम लद्दाख और फर चित्रकला कहाँ का है, तो फर चित्रकला है राजस्थान का। मिनिएचर पेंटिंग, तो मिनिएचर पेंटिंग कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है मिनिएचर। गोंड आर्ट, तो गोंड आर्ट गोंड से वहाँ पे ज़्यादा है प्रजाति, तो मध्य प्रदेश समझ जाना है। गोंड आर्ट मध्य प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश मिनिएचर है क्योंकि यहाँ पे नेचर ज़्यादा है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा है, तो इसलिए मिनिएचर हो गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है तंजौर पेंटिंग, तो तंजौर है तमिलनाडु में स्थित, तंजौर पेंटिंग भी तमिलनाडु से। कलमकारी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, कलमकारी पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से है। अल्पना कला, तो अल्पना कला पश्चिम बंगाल से है। चेरियल चित्रकला, चेरियल चित्रकला है तेलंगाना से, चेरियल चित्रकला तेलंगाना से, चेरियल तेलंगाना। और पिछवई पेंटिंग है राजस्थान से, फर भी राजस्थान का था और पिछवई भी राजस्थान का, फर राजस्थान और पिछवई भी राजस्थान है। लांजिया सौरा जो है वो उड़ीसा का है, लांजिया सौरा उड़ीसा का, लांजिया सौरा जो है वो उड़ीसा का है। और पट्टचित्र, तो पट्टचित्र कहाँ का है, पट्टचित्र है पश्चिम बंगाल का, पट्टचित्र है पश्चिम बंगाल का। लांजिया सौरा उड़ीसा, लांजिया सौरा उड़ीसा, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल। बानी थानी पेंटिंग, तो बानी थानी पेंटिंग जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का है। बनी थानी पेंटिंग राजस्थान का है, वर्ली महाराष्ट्र का है। बनी थानी पेंटिंग राजस्थान, वर्ली महाराष्ट्र। वही पिथौरा आर्ट जो है वो पिथौरा गुजरात का है। ऐपण कहाँ का है, तो ऐपण उत्तराखंड का। केरल भित्ति चित्र केरल के नाम पे है, केरल का। और अल्पना कला कहाँ का, त्रिपुरा का। और अल्पना कला त्रिपुरा का तो है ही, उसके साथ साथ और किस राज्य का है, तो वो है पश्चिम बंगाल का। अल्पना कला त्रिपुरा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। पिथौरा गुजरात हो गया, बनी थनी राजस्थान हो गया, वर्ली महाराष्ट्र हो गया, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल हो गया। आगे देखते हैं, परियोजना का उद्देश्य है कि दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। अब इसके बाद ये खत्म हो गया यूनेस्को का। अब नेक्स्ट है हम लोग का हेडलाइन क्या है, तो मोनाको है। मोनाको एवं वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।